Jai Hind everyone. My name is Amarjit Kumar Gupta. Welcome to my YouTube channel EduLudus Global. आप सभी को नए साल की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। ये साल आपके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, नए साल के जश्न में डूबे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज उपस्थित हुआ हूँ दहन को समझने के लिए। आइए शुरू करते हैं। दहन अभिक्रिया या दहन प्रक्रिया। दहन क्या है? किसी भी कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ का, या कह लीजिए किसी भी पदार्थ का वायु के अधिक मात्रा में जलना ही दहन कहलाता है। अगर इसको हम रसायन विज्ञान के हिसाब से देखें तो किसी भी सबस्टेंस का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। दहन की अभिक्रिया में जब दहन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसमें जो है प्रचुर मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा निकलता है। तो इस हिसाब से जो दहन अभिक्रिया हुई वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें जिनके संपन्न होने के उपरांत ऊर्जा या प्रकाश बाहर निकले। तो जहाँ भी दहन होगा उसमें ऊष्मा और प्रकाश की मात्रा निकलेगी। सामान्यतः बहुत सी ऐसी दहन अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा या प्रकाश नहीं निकलता। जैसे लोहे पे जंग लगना भी क्या है? एक दहन अभिक्रिया, मतलब लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। लोहे पर ऑक्सीजन के ऑक्साइड और लोहे पर ऑक्साइड्स इकट्ठा हो जाते हैं और लौह ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड के रूप में जानते हैं, जंग के रूप में जानते हैं, कॉरेजन के रूप में जानते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम कंबसन प्रोसेस होती हैं उनमें एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंबसन अभिक्रियाएं होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। इनमें एनर्जी और लाइट निकलता है। ठीक। अच्छा, जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं वे सब क्या हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, तीव्र ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। जैसे कार्बन, अगर हम यहां देखें कार्बन का एयर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, जल रहा है। यहाँ से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से हीट और लाइट भी निकलेगा। तो इस हिसाब से कार्बन का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी मीन्स कार्बन में, लकड़ी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम इसको लकड़ी बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं, कोल बोल सकते हैं, मतलब कार्बन बोल सकते हैं। ये जलेगा एयर के एक्सेसिव क्वांटिटी में, तो यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होगा और अधिक मात्रा में हीट और लाइट भी निकलेगी। तो कार्बन का जलना, लकड़ी का जलना क्या है? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से मेथेन का जलना, मेथेन का वायु के उपस्थिति में जलना भी क्या है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। यहाँ क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा गैस के फॉर्म में, और यहाँ से H2O भी निकलेगा गैस के फॉर्म में, और अधिक मात्रा में क्या निकलेगी? हीट और लाइट, प्रकाश और ऊर्जा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब एल्कोहल भी जल रहा है एयर के उपस्थिति में। CO2 गैस निकलेगा, H2O निकलेगा और हीट और एनर्जी निकलेगा। ठीक। तो कार्बन का जलना, मैथेन का जलना, एल्कोहल का जलना सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इन सभी में हीट और लाइट निकल रही है। ओके। अब देखते हैं दहन अभिक्रियाओं के प्रकार। दहन अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं?
तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की देखी जाती हैं दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया तो वैसे बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन उनके दर के हिसाब से देखें, रेट के हिसाब से देखें, किस स्पीड से वो हो रही हैं, तो उस आधार पे 3 प्रकार की होती हैं। रैपिड कंबसन अभिक्रिया, तीव्र दहन अभिक्रियाएं। दूसरा है स्लो कंबसन रिएक्शन, मंद दहन अभिक्रियाएं। और तीसरा है स्पॉन्टेनियस कंबसन रिएक्शन, मतलब कि स्वतः दहन अभिक्रियाएं। तो तीनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला है रैपिड कंबसन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं तीव्र दहन अभिक्रिया या प्रक्रिया। ठीक है, देखिए पहले इनको समझें। तो ये बहुत तेजी से होती हैं, मतलब इनमें ना बेटा जो टाइम बहुत कम समय में हो जाती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए होती हैं। और ये जब होती हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। मतलब वे दहन अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में होती हैं और होने के उपरांत अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा निकालती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तीव्र दहन अभिक्रियाएं या रैपिड कंबसन रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसका बर्निंग ऑफ गैस, किसी भी गैस का जलना। गैस बहुत तेज जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। पेट्रोल का जलना, मैच स्टिक्स माचिस का जलना, माचिस के तीली का जलना, फायर क्रैकर्स पटाखों का जलना, और जो विस्फोटक होते हैं उन विस्फोटकों में विस्फोट होना भी क्या है? दहन, रैपिड तीव्र दहन अभिक्रियाओं का शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, बर्निंग ऑफ गैस, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स एंड एक्सप्लोसिव is a good example of rapid combustion reaction। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड, स्लो कंबसन अभिक्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं मंद दहन अभिक्रियाएं। मंद दहन अभिक्रियाएं, पहला क्या होगा? इनका डेफिनेशन समझो कि इनको होने में अधिक समय लगता है। ये स्लो होती रहती हैं, धीरे धीरे होंगी, और इन जब ये होंगी तो एनर्जी और हीट या लाइट बहुत कम निकलेगा। ठीक है ना? एनर्जी और हीट एंड लाइट इवॉल्व्ड इन अ लेस अमाउंट, मतलब प्रकाश या ऊर्जा कम मात्रा में निकलेगी। ये बहुत धीरे धीरे होंगी, बहुत स्लो होंगी, और इनमें प्रकाश और ऊष्मा की मात्रा कम निकलेगी। इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। अब यहाँ तो बहुत एनर्जी नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन एक दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन के सरफेस पे ऑक्साइड्स जा करके ऐड हो जाते हैं और लौह ऑक्साइड बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, बॉडीज रिस्पिरेशन एंड डाइजेशन, हमारे शरीर के अंदर, जीव शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया भी क्या है? स्लो वो कंबसन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना भी स्लो कंबसन रिएक्शन में ही जाएगा, मंद दहन अभिक्रिया में जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबसन रिएक्शन, स्वतः दहन अभिक्रिया। स्वतः दहन अभिक्रियाएं वे दहन अभिक्रियाएं जिनको होने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा नहीं देनी पड़ती। वे अभिक्रियाएं या वे दहन अभिक्रियाएं जिनको होने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है, विन अभिक्रियाओं को हम स्वतः दहन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नो हीट, नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब इनको होने के लिए बाहर से किसी भी हीट की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल है बेटा बर्निंग ऑफ
येलो एंड वाइट फास्फोरस, सफेद और पीले फास्फोरस का जलना क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबसन अभिक्रिया का अच्छा एग्जाम्पल है। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ H2O, जैसे देखिए सोडियम मेटल ये रिएक्ट हो रहा है किससे? वाटर से। आपको पता है क्या बनेगा? NaOH बनेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, प्लस उष्मा हीट निकलेगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा हीट। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, क्यों? कि यहाँ पे H के 2 एटम है, यहाँ पे 3 एटम, यहाँ पे 2 ही है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो अभी 4 हो गया बट वहाँ 3, तो ठीक है। अब यहाँ पे 2 मोल कर लो, 2 मोल सोडियम। अच्छा, तो अब देखो तो अभिक्रिया इज अबाउट बैलेंस। हाँ, अब बैलेंस है। दिस रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। 2 एटम ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ सोडियम, 4 एटम ऑफ H2O, 4 एटम ऑफ H2O, 2 एटम यहाँ पे हैं, 2 एटम यहाँ पे हैं, और वाटर ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम, हाँ बैलेंस। अब देखो सोडियम का जलना भी क्या है? सोडियम का जलना है स्पॉन्टेनियस कंबसन रिएक्शन। वैसे देखें तो ये रैपिड कंबसन में जाएगा, लेकिन इसको होने के लिए ना बाहर से मुझे कोई हीट देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सोडियम को रखने के लिए मुझे बाहर से आग नहीं देना होता। सोडियम रखा, पानी डाला, विस्फोट हो गया, जल गया। अच्छा, विस्फोट होता क्यों है सोडियम में? कभी आपने सोचा कि सोडियम में कहीं से कोई आग नहीं आती, कहीं से बाहर से कोई हमें हीट नहीं देना पड़ता, ना बाहर से मुझे कोई फ्लेम देनी पड़ती है, बट यहाँ से फ्लेम के रूप में आग क्यों दिखाई पड़ती है, हीट क्यों दिखाई पड़ती है? हीट आती कहाँ से है? जनरेशन ऑफ हीट कहाँ से होता है इस अभिक्रिया में? देखिए होता क्या है। सोडियम अल्कलाइन मेटल है जो ग्रुप फर्स्ट ए में रखा गया है। सोडियम सक्रिय मेटल है। अब आप ना बेटा जैसे इनको वाटर में डालोगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बना लेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपको पता है हाइड्रोजन गैस का नेचर होता है जलने का, जलने का। हाइड्रोजन का स्वभाव होता है जलने का, और इसमें उष्मा भी निकलती है। अब यह उष्मा क्या करती है? इस हाइड्रोजन गैस को हीट कर देती है, और इसका स्वभाव कैसे है, क्या है? जलने का है। अब यह जो हीट निकली है हाइड्रोजन गैस को हीट करेगी, और हीट होने से हाइड्रोजन गैस में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। अतः जब भी सोडियम में वाटर डाला जाता है तो सोडियम में विस्फोट होता है, बहुत तेजी से विस्फोट होगा, क्योंकि अभिक्रिया बहुत तेज होती है, और यहाँ पर NaOH बहुत तेज बनता, और हाइड्रोजन गैस और उष्मा एकाएक निकलता है। यह उष्मा इस हाइड्रोजन गैस को हीट करती है, और हीट होने से हाइड्रोजन गैस जल जाता है, जिससे हमें सोडियम के जलने में आग दिखाई पड़ता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसेंशियल कंडीशंस फॉर कंबसन, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? सबसे पहले दहन के लिए आपको ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ठीक, ऑक्सीजन होएगा तभी दहन की क्रिया होगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबसन। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ हाईली कंबस्टिबल सबस्टेंसेस। दाहक पदार्थ की आवश्यकता तो होगी ना, जलेगा क्या? अगर दहन सबस्टेंस ही नहीं होगा, जलने वाला पदार्थ ही नहीं होगा, तो जलेगा क्या? तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा जलने वाला सबस्टेंस। ओके, तीसरा है फ्लेम टेम्परेचर एंड ल्यूमिनोसिटी। फ्लेम टेम्परेचर, मान लीजिए कोई सबस्टेंस है और उसको आप बाहर से हीट देके क्या कर रहे हो? जला रहे हो। तो अगर जो फ्लेम दे रहे हो, जो आंच दे रहे हो, आग दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बहुत तेज आग लगेगी और वो चीज़ जल जाएगी, उसमें दहन हो जाएगा। अच्छा, मान लो दहन हो रहा है
और दहन में जो फ्लेम निकल रही है उस फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो दहन की क्रिया बहुत तेज होगी। फ्लेम का टेम्परेचर कम है तो साफ साफ इंडिकेशन है कि दहन की क्रिया तेज नहीं हो रही है ना। दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हम कैंडलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर मतलब कैंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर मतलब जलाने के लिए आपको आग तो देना होगा। आपको पता है जितने भी सबस्टांस होते हैं सब एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके जलते हैं। जैसे मान लो कि आप ना यहाँ पे कोई वुड लिए हो और वुड को तुम क्या कर रहे हो, नीचे से लो, ये माचिस की तीली हो गई, माचिस की तीली। अब तुम्हें क्या कर रहे हो, यहाँ से इसको फ्लेम दे रहे हो, फ्लेम तो ये जलेगा। तो जलेगा कब, कोई तो टेम्परेचर सर्टेन होगा इसको जलने के लिए। मान लो ये जल गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल गया ये। तो इस वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा। ठीक है, देखो इग्निशन टेम्परेचर के डेफिनेशन को समझें तो अ सबस्टेंस कैचेज फायर, मतलब वह सबस्टेंस आग पकड़ता है ओनली आफ्टर, केवल तब इट हैज अटेन अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। हाँ, अब बात करते हैं कंबशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन को समझते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन पे क्या होंगे, कार्बन की चारों बैलेंसियां क्या होंगी, सिंगल एटम से जुड़ी होंगी। या ये कह लो कि इनकी जो कार्बन की बैलेंसियां हैं चारों, वे सेटिस्फाई होंगी सिंगल एटम्स के साथ। मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की बैलेंसी क्या हो, 4 हो लेकिन चारों सिंगल हो। ठीक, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे मैं एल्केन की बात करता हूं, एल्केन्स की बात करता हूं तो एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, एल्काइंस की बात करूं तो क्या हो जाते हैं, ये अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इनके दहन की बात करें तो जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे ना ब्लू स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, है ना। उनका ज्वाला क्या होगा, साफ सुथरा होगा और ब्लू होगा। जैसे हमारे घरों में कुकिंग सिलेंडर से जो गैस जलता है उसकी ज्वाला आपने देखा होगा, हल्की नीली पीली में निकलती है, स्वच्छ होती है, कोई धुआं नहीं निकलता वहाँ पे, है ना। तो ये हो गए हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, अल्काइन, है ना, और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो चक्रीय डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, वे जब भी जलेंगे तो उनकी ज्वाला कैसी होगी, पीली होगी और यहाँ पे ब्लैक धुआं के साथ, ब्लैक स्मोक के साथ, है ना, जलेगा। इनके जलने से हीट कम निकलती है संतृप्त की तुलना में। हीट कम निकलता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो हीट अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं ना तो इनमें ना बेसिकली पैल्यूटेंट्स, प्रदूषक
कम निकलते हैं लेकिन कम निकलते हैं। लेकिन जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो पैल्यूटेंट्स प्रदूषक अधिक मात्रा में निकलते हैं, जैसे CO2। ठीक। हाँ, अब देखते हैं कंबसन ऑफ पेट्रोल एंड कोल। पेट्रोल जलता है और कोयला जलता है, तो इनके जलने में थोड़ी मात्रा में क्या निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड। जहाँ कहीं भी पेट्रोल जलेगा, पेट्रोलियम जलेगा या लकड़ियाँ जलेंगी, कार्बन जलेगा, तो उनके जलने में जो निकलने वाले ऑक्साइड्स होंगे वे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं और कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं। ये निकल करके कहाँ जाते हैं, हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में पड़े रहते हैं ये। जब बारिश होती है मतलब H2O होती है, तो ये ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड H2O से रिएक्ट होके नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड बना लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट होके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं और कार्बन के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं और ये बारिश के रूप में गिरते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक। तो पेट्रोल का जलना, कार्बन का जलना किसके लिए जिम्मेदार है, अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए। और आपको बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, ग्लोबल मतलब क्या होता है, दुनिया। ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, वार्मिंग मीन्स गर्म होना, वार्मिंग मीन्स वार्म से गर्म होना। दुनिया का गर्म होना ही, पृथ्वी का ताप का बढ़ना ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जिसके लिए अगर कोई गैस रिस्पॉन्सिबल है सबसे अधिक, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये निकलती कहाँ से है, पेट्रोल जलता है, लकड़ियाँ जलती हैं, कार्बन जलते हैं, कंपनियों से, इंडस्ट्रियों से, है ना। जो गैस निकलती CO2 वो हमारे इन्वायरमेंट में जाके पड़ी रहती है। और जब सनलाइट आती है ना, सनलाइट आती है सुबह, जब सूर्य भगवान उगते हैं, लाइट कहाँ आती है, धरती पे पड़ती है और धरती गर्म हो जाती है। जब शाम हो जाता है, सन सेट हो जाता है, सूर्य भगवान का अस्त हो जाता है, तो पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। पृथ्वी से टेम्परेचर निकलता है और हमारे वायुमंडल में क्या पड़ा होता, तमाम CO2। अब वो CO2 क्या करता है, एनर्जी को, जिससे जो सन से पृथ्वी गर्म हुई थी, सनसेट के बाद जो एनर्जी निकल रही थी, उसको वायुमंडल से बाहर जाने से रोक देती है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को गर्मी महसूस होगी, गर्मी लगेगी, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और आपको पता है कि पृथ्वी का ताप कुछ सालों में बढ़ा हुआ है, तो इसके पीछे क्या है, वो CO2 गैस ही जिम्मेदार है। और मानव के जो क्रियाकलाप हैं, हम विकास के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हम सब कुछ भूले जा रहे हैं। जंगल की, वनों की अंधाधुंध कटाई, है ना, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें जिम्मेदार हैं। चलिए, आपने बड़ा इत्मीनान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।